मॉर्निंग। खान केमिस्ट्री लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें हमने डिस्कस कर लिया था हेलो एल्केन बनाने की विधियों का। हेलो एल्केन बनाने की विधियां कंप्लीट हो चुकी थी और सेकंड पॉइंट जो हमने किया था वो हेलो एल्केनों के भौतिक गुण, मेथड फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ये हमने कंप्लीट दोनों टॉपिक इसके क्लियर कर लिए थे। आगे जो टॉपिक आज की वीडियो में हमारा चलेगा वो होगा हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। तो देखते हैं हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण में एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं, या हम कह सकते हैं हेलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें दो पढ़ते हैं, एक तो होती है SN1, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट। हिंदी में कहा जाता है इसको एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाम से स्पष्ट हो रहा है एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन। तो एकाणुक जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होती है वो तृतीयक एल्किल हैलाइडों में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? तृतीयक एल्किल हैलाइडों में, या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या अपन कह सकते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन, तृतीयक एल्किल हैलाइडों में संपन्न होती है। और यह रासायनिक अभिक्रिया एक्वस केवच, ये ध्यान रखना, या जलीय, एक्वस का होता है जलीय, केवच के साथ संपन्न होती है और प्रोडक्ट बनता है तृतीयक एल्कोहल। यानी नाभिक स्नेही X- का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही OH- से हो जाता है, इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SN1 जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तृतीयक एल्किल हैलाइड में संपन्न होती है। तृतीयक ये रिएक्शन हुई। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस रिएक्शन में जो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि SN1 रासायनिक अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड में संपन्न होती है और 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में। एक तो स्टेप फर्स्ट में पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको। स्टेप फर्स्ट 2 पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है जो एक जो स्टेप फर्स्ट होता है एक वेग निर्धारक पद होता है। कैसा होता है? वेग निर्धारक पद, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है इस रिएक्शन में SN1 में वो तृतीयक एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। और स्टेप फर्स्ट में केवल जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है उसी के आधार पर इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारण होता है, जो एक तरह से वेग निर्धारक पद कहलाता है। रेट कांस्टेंट कहते हैं, या रेट कॉन्सेप्ट पद, कॉन्सेप्ट स्टेप कहलाता है, रेट कॉन्सेप्ट स्टेप कहलाता है। तो उसको कहा जाता है वेग निर्धारक पद। स्टेप जो सेकंड होता है, स्टेप फर्स्ट की बात हो गई, स्टेप जो सेकंड होता है
वो स्टेप सेकंड होता है एक तीव्र पद होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, जो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन जो अल्प समय के लिए स्टेप फर्स्ट में बनेगा उसके साथ नाभिक स्नेही रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पाद निर्मित करता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज एक ये बात ध्यान रखनी हो गई कि भाई ये रासायनिक अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद जो होता है वो एक स्लो स्टेप होता है, मंद पद। प्रथम पद जो होता है वो होता है स्लो स्टेप, मंद पद। और दूसरा वेग निर्धारक पद होता है, वेग या रेट कॉन्सेप्ट पद स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है। एक स्टेप जो सेकंड होता है वो फास्ट प्रोसेसिंग होती है, तीव्र पद होता है, उत्पाद के रूप में तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर है, तृतीयक अल्किल लेड एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा और KX पोटेशियम हैलाइड का निष्कासन होगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार ये रिएक्शन संपन्न हुई। तो ये आपको रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, ये तो हो गई रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कैसे होती है मैकेनिज्म, इसको भी क्लीन कर देता हूं। SN1 रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, रिएक्शन थी अपनी R C के साथ R के साथ X, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एक्वस KOH, जलीय KOH। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ध्यान रखना। एक्वस लिखा हुआ मिलेगा SN1 में और प्रोडक्ट बनेगा RC के साथ OH प्लस KX, 3 डिग्री एल्कोहल। मैकेनिज्म बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में क्या होता है, KOH जो एक्वस KOH है उसका विघटन होता है K प्लस OH माइनस, और OH माइनस कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही। ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड R के साथ X। अब देखिए इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, ये स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। कैसे होता है, एल्किल समूह का प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव है, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो 3 डिग्री जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री, इस कार्बन पर क्या बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि सहसंयोजक बंध को देने की प्रवृत्ति किनकी है, R समूह की, एल्किल समूह की, एल्किल समूह की। तो 3 डिग्री कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ किधर की तरफ जाएंगे, हैलोजन की दिशा में जाएंगे। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब हैलोजन की दिशा में जाएंगे तो हैलोजन क्या होता है, आसानी के साथ इस कार्बन हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और जब टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा R के साथ R और X माइनस, और चार्ज कैसा आ गया प्लस। इसको कहा जाता है मध्यवर्ती कार्बोकेटायन, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन। तो ये बात हो गई पहले पद की, यानी कि पहला पद कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है और मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं स्टेप सेकंड में। तो मैं ये रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं और स्टेप सेकंड की बात कर लेता हूं। स्टेप जो सेकंड होगा, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन जो निर्मित हुआ R प्लस चार्ज, इससे जो नाभिक स्नेही OH माइनस बना हुआ है इसका एडिशन होगा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, कैसी होगी, फास्ट प्रोसेस में। तो फास्ट प्रोसेस में होगी तो प्रोडक्ट बनेगा RC के साथ OH। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा K प्लस और X माइनस नाभिक स्नेही आपस मिलकर क्या बनाएंगे, KX। तो ये थी इसकी क्या मैकेनिज्म, कितने पदों में हुई, 2 पदों में संपन्न हुई।
अब बात ये आती है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है, रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर है, मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर है, बात ये आती है कि SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए कार्बोकैटायनों का स्थायित्व का क्रम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए मध्यवर्ती कार्बोकैटायनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब मध्यवर्ती कार्बोकैटायन की जब हम बात करेंगे तो देखो CH3Cl ये अभिलाक्षणिक समूह हो गया हेलोएल्केनों का, CH3CH2Cl ये प्राथमिक हेलोएल्केन हो गया, CH3CH के साथ Cl CH3 ये द्वितीयक हेलोएल्केन हो गया, और CH3C के साथ CH3 के साथ CH3 के साथ Cl ये हो गया तृतीयक हेलोएल्केन। ठीक है, इससे क्या मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा CH3 प्लस यानी मैथिल कार्बोकैटायन। इससे क्या बनेगा CH3CH2 प्लस एथिल कार्बोकैटायन। इससे क्या बनेगा CH3CH के साथ CH3 आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, और इससे क्या बनेगा CH3C के साथ CH3 और CH3 50 प्लस यानी कि तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ये आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, ये एथिल कार्बोकैटायन, ये मेथिल कार्बोकैटायन। अब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि यहाँ एल्किल समूह की संख्या कितनी है 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1 भी नहीं है, तो प्रेरित प्रभाव 3 डिग्री कार्बन पर क्या होगा, सबसे ज्यादा 2 डिग्री पर, उससे कम 1 डिग्री पर, उससे कम, और अभिलाक्षणिक समूह में एल्किल समूह उपस्थित नहीं है तो उसमें तो क्या हो गया सबसे कम। तो जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो जो डिग्री कार्बोकैटायन है या डिग्री कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा बढ़ेगी तो कार्बन हेलोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी के साथ हेलोजन की दिशा में अग्रसर होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी पाई जाती है SN1 रिएक्शन के लिए, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन की, फिर उसके बाद आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन की, फिर उसके बाद एथिल कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद मेथिल कार्बोकैटायन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए कार्बोकैटायन को स्थायित्व का क्रम क्या होगा। आपको ये दे देंगे, उसमें आपको लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह आपस में मैच कर लगाना है कि कौन सा ग्रेटर देन होगा, कौन सा लेस देन होगा। क्लियर? ऐसे अगर आपसे ये कहे कि भाई हेलोएल्केन कौन सा ज्यादा होगा SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो जब कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज्यादा है तो हेलोएल्केन भी 3 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री, अभिलाक्षणिक समूह, ये हो जाएगा हेलोएल्केनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर SN1 रासायनिक अभिक्रिया। तो मैकेनिज्म क्लियर हो गई, आपको रिएक्शन क्लियर हो गई, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के साथ साथ हेलोएल्केनों का स्थायित्व भी SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, अगर ये भी नहीं दे और इसमें बढ़ा के दे कार्बोकैटायन तो 2 की और चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 3 डिग्री, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब एक चीज और आती है, अगर ये हो RCH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये स्थिति हो, प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी हो, इसकी कंप्लीट हो गई, इसकी कंप्लीट हो गई और इसकी भी कंप्लीट हो गई, तो ये हो गया एल्किल। मैंने आपको बता रखा है कार्बन परमाणु संख्या 3 और उनके मध्य द्विबंध पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्रिल। तो ये हो गया एल्किल, R हो गया एल्किल, एल्किल एक्रिल क्लोराइड। ठीक है भाई, एल्किल एक्रिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहां से यदि ये हेलोजन परमाणु हटे तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, यानी कि ये प्राथमिक कार्बोकैटायन बनेगा, यानी कि माइनस क्या हो गया Cl माइनस, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कौन हट रहा है, नाभिक इसमें Cl माइनस, तो क्या बना RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर चार्ज प्लस, इसका नाम हो गया एल्किल एक्रिल कार्बोकैटायन, एल्किल एक्रिल कार्बोकैटायन। क्लियर? एल्किल एक्रिल कार्बोकैटायन। अब स्थिति ये है, ये एक तरह से प्राथमिक हो गया 1 डिग्री एल्किल एक्रिल कार्बोकैटायन। अब यदि इसमें ये हो जाए, देखो द्विबंध है यहाँ पर और यहाँ पर कैसा बॉन्ड है, सिंगल, द्विबंध का स्थानांतर तो सिंगल बॉन्ड पर हो जाए और सिंगल बॉन्ड का स्थानांतर द्विबंध पर स्थानांतर हो जाता है। हाइपर कंजुगेशन मान के चलें इसको,
उस स्थिति में क्या होगा, तो इससे क्या बनेगा, द्वितीयक कार्बोकेटायन, यानी कि एक स्थिति तो ये हो गई और दूसरी स्थिति क्या बन जाएगी, R CH पर चार्ज, तो कैसा हो जाएगा फिर प्लस, फिर आगे CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, यानी मैंने डबल बॉन्ड का स्थानांतरण सिंगल बॉन्ड पर और सिंगल बॉन्ड का स्थानांतरण डबल बॉन्ड पर कर दिया। तो ये अब देखो ये एक एल्किल समूह हो गया, ये पूरा एक एल्किल समूह माना जाएगा। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ कि नहीं हुआ, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखो यहां पर जो तृतीयक कार्बोकेटायन था उसमें कोई अनुनाद उपस्थित नहीं है, यानी कि एक से अधिक संरचना इसकी संभव ही नहीं है, इसकी एक से अधिक संरचना संभव नहीं है। जबकि एल्किल एक्रिल क्लोराइड की जब यहां से नाभिक स्नेही Cl- प्रतिस्थापित हुआ तो क्या बना, एल्किल एक्रिल कार्बोकेटायन। ये तो हो गया प्राथमिक, ये तो हो गया प्राथमिक। और इसी से क्या बन गया द्वितीयक, जब मैंने डबल बॉन्ड का स्थानांतरण सिंगल बॉन्ड पर कर दिया, सिंगल बॉन्ड का स्थानांतरण डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड का स्थानांतरण तो कहां कर दिया, सिंगल पर, और सिंगल का स्थानांतरण कहां हो गया, डबल पर। तो ये क्या बन गया, द्वितीयक कार्बोकेटायन। क्या बन गया, द्वितीयक। तो यहां पर कितने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी, 2 की, यानी कि 2 संरचनाएं प्राप्त हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बोकेटायन से नाभिक स्नेही के लिए ये दोनों कार्बोकेटायन अधिक स्थायी हुए, यानी कि एक से अधिक संरचनाएं हो। और जब एक से अधिक संरचनाएं पाई जाती हैं तो उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, एक तरह से अनुनादी संरचनाएं, और अनुनादी संरचनाओं को क्या हो जाता है, स्थायित्व। इसलिए तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन से एल्किल एक्रिल कार्बोकेटायन SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, ज्यादा स्थायी। अब ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक पॉइंट की और चर्चा कर लेता हूं, तो फिर मैं आपको पूरा ऑर्डर बताऊंगा कि भाई कार्बोकेटायनों का इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या ऑर्डर पाया जाता है। तो देखो इसको मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया C6H5CH2Cl, ये हो गया बेंजील। बेंजील, बेंजीन से जब कोई एल्किल समूह जुड़ता है तो उसको कहते हैं बेंजील, बेंजील क्लोराइड। ठीक है, बेंजील क्लोराइड। या मैं इसको इस प्रकार लिखूं CH2 के साथ Cl, बात एक ही। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है तो कार्बन से क्या होगा, यहां से कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl- पृथक हो जाता है, यानी कि SN1 में पृथक हो रहा है नाभिक स्नेही Cl-, तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के साथ CH2 पर चार्ज क्या आ गया, प्लस। इसको कहते हैं बेंजील कार्बोकेटायन, बेंजील कार्बोकेटायन। तो देखो मैथिल कार्बोकेटायन, एथिल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन, उसके बाद बना एल्किल एक्रिल कार्बोकेटायन। अब मैं बात करता हूं इसकी बेंजील कार्बोकेटायन। इसमें क्या होता है, देखो इस कार्बन पर क्या होगी, वैलेंसी में कमी, और बेंजीन वाले में एकांतर क्रम में क्या पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के कारण बेंजीन में क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसलिए बेंजीन वाले अपने क्या करती है, इस डबल बॉन्ड को स्थानांतरित करके कहां कर देती है, सिंगल बॉन्ड पर। और ये जो प्लस चार्ज है वो कहां आएगा, इसकी ऑर्थो स्थिति पर, क्योंकि जब भी कोई बेंजीन वाले से प्रतिस्थापित जुड़ा होता है तो हमेशा पैरा स्थिति पर माना जाता है। तो ये प्लस चार्ज कहां आएगा, ऑर्थो पर। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसमें अनुनाद होगा। क्या होगा, अनुनाद। अब देखते हैं इसमें अनुनाद किस प्रकार होता है। तो ये आपको कार्बोकेटायन क्लियर हो गए होंगे। मैं इसके अनुनाद स्ट्रक्चर यहां पर शो करता हूं, आपको ध्यान देना। ये स्थिति हुई CH2 पर चार्ज प्लस। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, असंतृप्त अवस्था है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त अवस्था है। ठीक है, अगर इस बॉन्ड का स्थानांतरण इस डबल बॉन्ड पर हो, सिंगल बॉन्ड पर हो जाए तो ये प्लस कहां चला जाएगा, ऑर्थो पर। स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहां पर तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2, इस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस, और एकांतर क्रम में क्या बच गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो बेंजीन वाले में सभी कार्बन परमाणु कैसे होते हैं, समान। एक कार्बन परमाणु की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो दूसरे कार्बन परमाणु उसका क्या दे देता है, यानी एक तरह से साथ देता है। क्या देता है, साथ। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये बॉन्ड खिसककर यहां चला जाएगा तो ये प्लस कहां चला जाएगा, पैरा पर। पैरा स्थिति पर प्लस चार्ज आ गया, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बन गई। पैरा पर चार्ज कल प्लस, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, अब ये स्थिति हो गई। अब ये बॉन्ड खिसककर कहां आएगा, इन दोनों कार्बनों के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन, और ये प्लस कहां चला जाएगा, वापिस से ऑर्थो पर। तो वापिस से कहां चला गया, ऑर्थो पर। तो ये स्थिति बन गई, यहाँ एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और CH2 पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। ठीक है, अब ये बॉन्ड देखो, ये स्थिति हुई, सॉरी ये प्लस चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज अभी कहां आएगा, ऑर्थो पर। ये स्थिति हो गई। ठीक है, अब ये बॉन्ड खिसककर वापस कहां आएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर, और ये प्लस कहां चला जाएगा, CH2 पर। तो ये स्थिति हो जाएगी, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और CH2 पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस।
तो देखो कितनी स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3 4 और 5, अनुनाद उपस्थित हुआ और अनुनाद के कारण स्थायित्व बढ़ा कार्बोकेटाइन का। तो सबसे ज्यादा SN1 किसमें पाई जाती है, बेंजील कार्बोकेटाइन में। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, बेंजील कार्बोकेटाइन में SN1। उसके बाद किसमें हो गई, एल्किल एक्रिल कार्बोकेटाइन में। उसके बाद किसमें हो गई, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। उसके बाद किसमें हो गई, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। उसके बाद किसमें हो गई, एथिल कार्बोकेटाइन में। और सबसे लास्ट में किसमें हो गई, मेथिल कार्बोकेटाइन में। तो पूरा अगर कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम पूछा जाए SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्लिक हो तो आपको किस प्रकार देना है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको सबसे ज्यादा किसमें बतानी है, SN1 बेंजील कार्बोकेटाइन में। फिर किसमें बतानी है, एल्किल एक्रिल कार्बोकेटाइन में। फिर किसमें बतानी है, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन में। फिर किसमें बतानी है, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन में। उसके बाद किसमें बतानी है, एथिल कार्बोकेटाइन में। और सबसे लास्ट में किसमें मानी जाती है, मेथिल कार्बोकेटाइन में। तो ये थे SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व का क्रम। आगे इसमें बढ़ते हैं SN1 रासायनिक अभिक्रिया के लिए गतिज परमाणु की, भाई इसके मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं, गतिज परमाणु क्या होते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। SN1 क्रियाविधि के गतिज परमाणु को देखते हैं क्या होते हैं। SN1 रासायनिक क्रिया के गतिज परमाणु। सबसे पहला तो के परमाणु, क्रिया के परमाणु, सबसे पहला होता है गतिज परमाणु। गतिज परमाणु, गतिज परमाणु में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है, वेग क्या होता है, dx/dt। सांद्रता में समय के अनुसार परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। ध्यान रखना, सांद्रता में समय के अनुसार परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है, ठीक है। x का समाकलन समय t के अनुसार, सॉरी x का अवकलन समय t के अनुसार। तो ये हो गया dx/dt। इसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है SN1 रासायनिक अभिक्रिया में, वो तृतीयक एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि संपूर्ण रिएक्शन किससे संपन्न हुई, तृतीयक एल्किल हैलाइड से। अभिक्रिया किसमें हुई, तृतीयक एल्किल हैलाइड से। मध्यवर्ती किससे निर्मित हुआ, तृतीयक एल्किल हैलाइड से। इसलिए संपूर्ण रासायनिक जो अभिक्रिया का वेग होता है वो तृतीयक एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं dx/dt समानुपाती R3C के साथ X, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसीलिए संपूर्ण अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड किया, समानुपाती किसके हुआ अभिक्रिया वेग, तृतीयक एल्किल हैलाइड की सांद्रता। इसीलिए जो प्रथम SN1 रासायनिक अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है। प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है, ठीक है। तो आपसे कोई ये पूछे कि SN1 रासायनिक अभिक्रिया किस कोटि का उदाहरण है, प्रथम कोटि का रासायनिक उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले तृतीयक एल्किल हैलाइड की ही सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये इसका क्या माना जाता है, गतिज परमाणु। सेकंड जो होता है इसका रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया के परमाणु में, वो होता है रेशमीकरण। रेशमीकरण, जिसको रेशमाइजेशन कहा जाता है, रेशमाइजेशन। रेशमीकरण क्या होता है कि जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन निर्मित हुआ उससे नाभिक स्नेही यदि आगे की दिशा से जुड़े, दाएं दिशा से, तो रूप कहलाता है दक्षिणावर्त, डेक्स्ट्रो टाइप। क्या कहलाता है, दक्षिणावर्त, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे D+ से। उसको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार बनता है रेशमीकरण। और यदि नाभिक स्नेही बाईं दिशा से, नाभिक स्नेही बाईं दिशा से अटैक करता है
एडिशन करता है तो रूप माना जाता है वामावर्त, उसको माना जाता है L माइनस। और दोनों का मिश्रण यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों का मिश्रण क्या का माना जाता है, रेशमीकरण। ये एक त्रिविम समावता या त्रिविम प्रमाण माना जाता है। क्या माना जाता है, त्रिविम प्रमाण। तो देखते हैं उसमें किस प्रकार रेशमीकरण संपन्न होता है SN1 रासायनिक अभिक्रिया में। सबसे मेन चीज बात एक चीज और होती है कि जो SN1 रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन होता है उसकी संरचना प्लेनर होती है, समतलीय। जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन है उसकी स्ट्रक्चर होती है प्लेनर यानी कि समतलीय होती है। और समतलीय होने के कारण उससे जो नाभिक स्नेही OH माइनस होता है जो अटैक कर रहा है एक्वस के OH से जो निकल कर आ रहा है वो दोनों दिशा से जुड़ सकता है, दाईं दिशा से भी और बाईं दिशा से भी। दाईं दिशा से जुड़ेगा तो रूप होगा दक्षिणावर्त D+ और बाईं दिशा से जुड़ेगा तो रूप होगा वामावर्त L-। यानी उसको किस प्रकार दिखाते हैं देखते हैं उसको। ये तो हो गया गतिज प्रमाण, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रेशमीकरण की बात करते हैं इसमें। तो रेशमीकरण को देखते हैं। हमारी रिएक्शन जो SN1 थी वो थी R C के साथ R के साथ R के साथ X। इससे स्लो स्टेप में क्या बना था, स्लो स्टेप में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बना, मध्यवर्ती। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर समतलीय। यानी कि इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं C के साथ ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R। इसको मान ले R1, ये R2 और ये R3। एल्किल समूह अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। इस मध्यवर्ती कार्बोकैटायन से कौन जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही OH-। कौन जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही OH-। तो नाभिक स्नेही OH- क्या होता है, देखो इसमें ध्यान रखना, कार्बन से आगे की दिशा से OH- जुड़ सकता है क्योंकि जगह है, स्पेस है। OH- आगे की दिशा से जुड़े तो रूप कहलाएगा दक्षिणावर्ती। यानी कि ये हो जाएगा C के साथ R1, R2, R3 और OH। एक स्थिति होगी तो ये रूप तो कहलाता है D+, जिसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या डेक्स्ट्रो, ठीक है। और नाभिक स्नेही OH- कहां से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी, बैक बॉन्डिंग अटैक यानी बैक बॉन्डिंग एडिशन भी कर सकता है, आगे से भी कर सकता है और पीछे से, क्योंकि स्पेस है इसके पास। तो दूसरी स्थिति क्या होगी, OH C के साथ R1, R2 और R3। इसको कहा जाएगा L- यानी कि वामावर्त, ठीक है। अब देखो दक्षिणावर्त रूप भी प्राप्त हो सकता है और वामावर्त रूप भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो दोनों की स्थिति क्या कहलाई, देखो दोनों रूप मिल रहे हैं, एक ही कार्बोकैटायन मध्यवर्ती से, ये मध्यवर्ती कार्बोकैटायन था, इसके दोनों रूप मिल रहे हैं, दक्षिणावर्त भी और वामावर्त भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, D+- दोनों से, DL प्लस रूप, यानी कि पूरा रूप क्या कहलाएगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त मिलकर रेशमीकरण। क्या कहलाएगा, रेशमीकरण। तो ये थे रासायनिक अभिक्रिया के पक्ष में परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया SN1 रासायनिक अभिक्रिया के पक्ष में परमाणु, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको गतिज प्रमाण क्लियर किया और रेशमीकरण क्लियर किया, ठीक है। SN1 रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की, उसकी क्रियाविधि बताई, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का स्थायित्व बताया, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन किसकी होती है, बेंजीन कार्बोकैटायन की, उसके बाद एल्किल एक्रिल कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर प्राथमिक कार्बोकैटायन, फिर मेथिल कार्बोकैटायन। और अब आपसे हेलो एल्केन की क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम और हेलो एल्केनों का बिलात्मक समूह में सबसे कम। तो ये थी आज की रासायनिक अभिक्रिया SN1, जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पूरी कंप्लीट की है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप हमसे, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स।